हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की हम वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आगाज़ करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर जो चल रहा था हमारा 9 मांग, अधिक्य मांग तथा अभावी मांग की समस्या, तो उसका ये लास्ट पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा है कि इससे पहले के फोर्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा होगा, तो फाइनली आप क्या करिए, आप जाके उस पार्ट को देखिए देन इस पार्ट को। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग सभी का मोस्ट वेलकम की चैनल पे आए हैं। तो आप करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा के सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका था कि जो पार्ट 4 था कि हमें आगे चल के लास्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो एक फिजिकल पॉलिसी होती है और दूसरा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे जब हमारे इकोनॉमी के अंदर, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर दो केसेज आते हैं। पहला कौन सा होता है, एक आपका कह सकते हो कि एक्सेस डिमांड का और डेफिशिएंट डिमांड का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 पॉलिसीज काम करती है। कौन कौन से, एक फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी मौद्रिक नीति। कौन सी, मौद्रिक नीति आप कह सकते हो, फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हो। बट यहाँ डिफरेंस आपको समझना कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया था। अब ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमी के बहुत बड़े रोल प्ले होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी को रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलकर करते हैं कि जब दोनों में से कोई भी केस आता है तो उस केस को क्या कंट्रोल करते हैं। तो फाइनली क्या करना है, हमें यही समझना है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर अधिक्य मांग होती है, क्या अधिक्य मांग, ध्यान से सुने यहाँ पर, क्या अधिक्य मांग और अभावी मांग। तो ये जब दोनों सिनेरियो क्रिएट होते हैं तो उसके द्वारा 2 पॉलिसी कौन कौन सी, फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति, दूसरा कौन सा आपका मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कह सकते हो, इन दोनों नीतियों के द्वारा। अब हमें 1 बाय 1 करके इसको डिटेल में देखना है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने मैं आपको अगर अधिक्य बता दूँ, जस्ट आप उसका अपोजिट कर दो, किसका बन जाएगा, अभावी का। किसका बन जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड का। तो यहाँ पर हमें देखना है कि राजकोषीय, सबसे पहले आपको पता होना है कि राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हो कि हम देश की सरकार द्वारा, आप कह सकते हो देश की केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अभावी और निम्न मांग को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको राजकोषीय नीति, उसको फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं। कौन सी पॉलिसी, उसको फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। पहला क्या है, पहला सरकारी व्यय। अब सरकारी व्यय का मतलब समझना ध्यान से। अच्छा, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है। तो आप लोगों को सर हॉस्पिटल बनाती है, सड़क बनाती है, हाईवे वगैरह होती है। तो क्या वो अपने बच्चों के लिए बनाती है? नहीं, वो तो हमारे लिए होता है। हम सिंपल ही बात है, हमारे लिए काम करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो यहाँ पर, तो हमें पहले मैं आपको किसमें बता दूंगा, अधिक्य मांग, कि जब अधिक्य मांग का जो सिनेरियो होता है, केस होता है, तो उस कारण क्या होता है, सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए कहते हैं सरकारी सरकारी व्यय होता है ना, जो सरकार द्वारा खर्चे, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल, सड़क वगैरह हो गया, फिर यातायात की जो सुविधा होती है, उस पर जो खर्चा किया जाता है ना, उस खर्चे को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब खर्चे को कम करने से क्या होता है कि सिंपल ही बात है, लोगों के पास जो, अब सड़क कौन बनाता है, सरकार तो बनाएगी नहीं, मजदूर बनाएंगे। तो मजदूर के पास जब पैसा कम जाएगा तो उनकी डिमांड क्या जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हो आप, वो अधिक्य मांग को कंट्रोल कर सकती है। इसका जस्ट अगर आप अपोजिट करोगे तो अपोजिट में क्या होगा कि अगर अभावी मांग का केस है तो सरकार क्या करेगी, जो अपने सार्वजनिक खर्चे होते हैं उसको खर्चों को कर देगी, इंक्रीज कर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा गली होगी, सड़क वगैरह, हाईवे वगैरह क्या होगी, वहाँ सबका निर्माण करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा कि अभावी मांग की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, कर नीति, टैक्स पॉलिसीज कह सकते हो। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि आप कोई भी सामान खरीदते हो, आप भी कॉपी किताब वगैरह खरीदते हो, मैं भी मार्कर खरीद रहा हूँ, तो इसके ऊपर कहने की कोई ना कोई टैक्स लगा होगा। क्या मैं लगा रहा हूँ या फिर आप लगा रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लगाता कौन है, टैक्स। तो लगाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, किसके, गवर्नमेंट के अंडर। तो उसी को हम क्या, टैक्स पॉलिसी कहते हैं। कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो जो विभिन्न प्रकार के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स लगाती है ना, उसे हम क्या, कर नीति कहते हैं। और फिर आपने इसको पढ़ा होगा कि बजट वगैरह वाले चैप्टर में कि प्रत्यक्ष कर हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया, वो सारे टॉपिक आपने अच्छे से एनालाइज किए होंगे। तो अब यहाँ पर हमें समझना कि अगर अधिक्य मांग का केस है तो आप सोचो सर, अगर हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमी के अंदर क्या, अधिक्य मांग, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि ज़्यादा कब खरीदते हैं, जब लोगों के पास पैसा आता है तो क्या होता है, फैलना शुरू कर देते हैं। कहने का इनडायरेक्टली क्या है, फैलना। यहाँ कर कहते हैं उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो इच्छाएं होती
तो क्या होती है, मतलब कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके खर्चे ऑटोमेटिक क्या होते हैं, उतने बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर अधिक मांग का केस है तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मतलब कल मतलब टैक्स पॉलिसी के द्वारा क्या करेगी, टैक्स के रेट को इंक्रीज कर देगी। अब जैसे टैक्स को रेट को इंक्रीज करेगी तो लोग क्या करेंगे, कम से कम क्या कंज्यूम करेंगे। अब उससे जब कम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगी कि जो अधिक मांग का केस जो इकोनॉमी के अंदर जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सेम इसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कैसे, आप बता सकते हो कि जब अगर अभावी मांग का केस है तो सरकार, तो अब लोग खरीद नहीं रहे, तो खरीद क्यों नहीं रहे, रीजन, हाँ इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो रीज़न यही हो सकता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए करेगी, जो टैक्स पॉलिसी हो, जो टैक्स के जो सिस्टम है, जहाँ पर टैक्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, उसको कर देगी, उसको डिक्रीज कर देगी, मतलब उसको डिक्रीज कर देगी, जिससे क्या लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो इससे कौन सी मांग नियंत्रित होगी, आपकी अभावी मांग की। अब इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे सार्वजनिक उधार। सार्वजनिक उधार का मतलब क्या होता है, पब्लिक, आपने सुना होगा पब्लिक फंडिंग करना। क्या, पब्लिक फंडिंग करना। तो जैसे अभी आपने जस्ट सुना था कोरोना काल में क्या होता है, कोरोना काल में क्या होता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या हुआ था कि उन्होंने मतलब पीएम फंड चलाया था। तो पीएम फंड क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जनता होगी, जो भी मतलब जनता से जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो अपना पीएम फंड के माध्यम से सरकार की मदद कर सकती है। तो अब सोचो, जब कभी कभी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड होती है, मतलब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सार्वजनिक उधार के द्वारा, मतलब सार्वजनिक जो उधार होती है ना, उसको ज़्यादा बढ़ा देती है कि मतलब जनता क्या करे, ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा दे फंडिंग के रूप में। क्या करे, गवर्नमेंट को पैसे के रूप में फंडिंग करवाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पब्लिक का पैसा किसके पास खींच के आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास। किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पब्लिक के पास पैसे कमी होगी और फिर वो क्या करेंगे, वो डिमांड कम कर देंगे, मतलब जिससे केस क्या हो जाएगा, कंट्रोल रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो अपोजिट, अगर मानते कि ये क्या है, अभावी मांग का मतलब डेफिशिएट डिमांड इकोनॉमी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, जनता से कम फंडिंग करवाएगी। मतलब कि जहाँ पर मतलब आप अनुदान वगैरह की सहायता से जो सरकार पैसा लेती है तो उसको कर देगी, बिल्कुल कम कर देगी। क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या है, यहाँ पर कि लोग के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर देगी, कम करेगी, जिससे क्या उनका कम से कम पैसा क्या फंडिंग के रूप में है। तो ये हमारा क्या आता है, बस बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन आपसे राज क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट बताना है, चाहे आपका इस केस में, चाहे बस अगर आप इसका मतलब इनको बढ़ाओगे तो इसके केस में क्या घटा दें, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा, चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों, ताकि उन्हें क्या नोटिफिकेशन पहले मिले। तो अब हमारा देखो अगला कौन सी पॉलिसी करें, मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। आप मौद्रिक नीति कह सकते हो। तो ये किसके द्वारा अडॉप्ट होती है, मतलब अडॉप्ट की जाती है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं। कौन से, मैंने इसको बताया था कि जो मतलब राजकोषीय होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसको करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो भी क्या होता है कि 2 स्टेप्स को फॉलो करता है। कितने, 2 स्टेप को। पहला कौन कौन सा, मात्रात्मक उपाय, और दूसरा क्या, गुणात्मक। तो अगर आप लोगों में डायरेक्टली इस वीडियो में बता दो कि क्या ये वाला जो टॉपिक आपका उतना कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा आपको नॉलेज दे दूंगा कि होता है कि आपको समझ सकता है, अगर आता तो लिख देना। अदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है यहाँ पर ये आपका मात्रात्मक। कौन सा है, मात्रात्मक। तो अब यहाँ पर हमें वही समझना कि मतलब जैसे दोनों केसेस हमें एक साथ लेके चल लेंगे, ठीक है। तो अब पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR क्या होता है, ठीक है, क्या CRR क्या होता है, और फिर आपका LR लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है। ये सारे पहले थोड़ा सा आप मैं बता दूँ। देखो बैंक दर का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, बैंक दर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, कौन, सेंट्रल बैंक में आप कह सकते हो हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अगर वो क्या होता है कि किसी कॉमर्शियल बैंक को, मतलब कोई भी PNB, SBI वगैरह कोई भी कॉमर्शियल बैंक होता है, तो अगर उसको लंबे समय तक पैसा उधार देता ना, वो जिस रेट पे देगा वो कौन सी रेट कहलाएगी, बैंक दर। कौन सी कहलाएगी, बैंक दर। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या होंगी वो सारी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो RBI होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है, तो उनको क्या कहते हैं कि अगर आपके पास क्या होता है कि एडिशनल पैसा, मतलब कि हर एक प्रत्येक, ये सब मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं 10, 20, 50, 100 जितने भी हमारे देश के अंतर्गत है, ठीक है, गाँव शहर कहीं पर भी, ठीक है। तो RBI द्वारा क्या कहते हैं कि प्रत्येक जो कमर्शियल बैंक होगा, मतलब वाणिज्य जो बैंक होगा, वो क्या करेगा, अपना कुछ हिस्सा, मतलब उसके पास जितना भी पैसा आता है उसका कुछ अमाउंट क्या करेगा कि RBI के पास कैश के फॉर्म में क्या करेगा, उसको सबमिट करवाएगा। क्या करवाएगा, वहां पर सबमिट करवाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा क्या कह रहा है, वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कह रहा है, वैधानिक तरलता अनुपात, लिक्विड रिजर्व रेशियो। क्या कह सकते हो, लिक्विड रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, देखो अब जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ तो आरबीआई अपने पास मंगा लेता है कि आप क्या करिए अपने अमाउंट में से कुछ पैसा में कैश के फॉर्म में हमारे पास लाके सबमिट करवाइए। लेकिन यहाँ जो आपका लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है उसमें क्या बताता है आरबीआई कि आपके पास जितना भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, तो आपने उन्हें कुछ अमाउंट आपने कैश के रूप में हमें दे दिया। अब क्या करो, उसी में से कुछ अमाउंट अपने पास एक वैधानिक तरलता के रूप, मतलब आप एक लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में रखो, और उसमें से जो भी आप रखोगे उसमें से 1 रुपया भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। ये कौन बताता है? आरबीआई। और ये कंपल्सरी होता है। आप कहोगे सर कि क्या ये सारे बैंक करते हैं? बिल्कुल, ऑफकोर्स सारे बैंक करते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आरबीआई। अगर किसी ने कोई उसके रूल रेगुलेशन को ब्रेक किया, रूल रेगुलेशन को तोड़ा, तो आरबीआई कर देगा उसके जो लाइसेंस को उसको कैंसिल कर देगा। सिंपल ही बात है, ये चीज़। अब आपने सुना होगा कभी कभी अगर आप मतलब अगर जैसे आपके पिताजी कोई बात कह रहे थे, अगर आप नहीं मानते तो आपको कैंसिल कर देते हैं? नहीं, आपको क्या करते हैं? चाटे मारते खींच के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब ध्यान से समझना होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका रेपो रेट। कौन सा? रेपो रेट। देखो, अब रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने ये दोनों बैंक रेट और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बस होता क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि रेपो रेट में कि हमारे मतलब एक देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, मतलब आरबीआई जो होता है, वो क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को ना, मतलब जब कम समय के लिए, मतलब आपका से 2 महीने 4 महीने 1 साल के लिए अगर पैसा दे रहा है तो अल्पकालीन के लिए कह सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेपो रेट। क्या कहलाएगा? रेपो रेट। ये हो गया। और दूसरा कह रहा है विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि कभी कभी आपने देखा कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया था, ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि अगर इन केस की अगर आपके पास सारी चीज़ें कवर करने के बाद भी कुछ पैसा आपका एडिशनल आ रहा है, क्या आ रहा है? एडिशनल आ रहा है, तो आप लोग क्या करें कि हमारे पास क्या कर सकते हो, आप उसको विपरीत रेपो रेट मतलब विपरीत रेपो दर के रूप में आप क्या रख सकते हो। ये हो गया। और खुले बाजार की क्रिया क्या होती है? खुले बाजार की क्रिया का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक हो गया और आरबीआई हो गया और फिर आप गवर्नमेंट, ये लोग वहाँ पर मार्केट में मिलते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, मतलब एडवेंचर वगैरह होता है, डिवेंचर वगैरह, वो सारे क्या होते हैं वहाँ पर सेल और परचेज होते हैं। तो ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अब देखो क्या कह रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी के अंदर क्या एक्सेस डिमांड है, मतलब अधिक्य मांग है, तो अधिक्य के मांग के केस में ना जो आरबीआई होगा, ठीक है, ये जितने भी यहाँ तक अगर आप देखोगे ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या करें, मैं दोबारा सुना ध्यान से कि अगर इकोनॉमी के अंदर, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ये वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ, मतलब कौन सा? एक्सेस डिमांड, अधिक्य मांग क्रिएट हुआ है, तो उस केस में क्या करेगा आरबीआई क्या करेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी बैंक रेट होगा, CRR होगा, LRR होगा, ठीक है, रेपो रेट होगा, विपरीत रेपो रेट, सबको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब जब उस रेट को इंक्रीज करेगा तो आप ही लॉजिक लाइक क्या पब्लिक मतलब जो कमर्शियल बैंक उनसे पैसा ज़्यादा लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जब पैसा कम लेगा, तो अब देखो हम कहाँ कनेक्ट होते हैं? कमर्शियल बैंक से। तो जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो अब जनता क्या करेगी? कमर्शियल बैंक से पैसा क्या कम लेगी। सिंपल ही बात है, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसका अपोजिट हम बात करें तो अपोजिट बात करने का तरीका अगर देखें, अगर अभावी मांग का केस होता है, मतलब अगर आपका यहाँ पर डेफिसिट डिमांड आता है, तो डेफिसिट डिमांड के केस में क्या करेगा कि जो आरबीआई होगा ना, आरबीआई क्या करता है? इन सारे रेट को क्या करता है? डिक्रीज कर देगा। मतलब इन सारे रेट को मतलब आपको कैसे कम कर देना या घटा देना। इससे क्या होगा कि इससे जब घटाएगा तो इससे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये होगा कि जो कमर्शियल बैंक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से उठाएगा? आरबीआई के पास से, ठीक है। और आरबीआई के पास से पैसा उठाने के बाद क्या करेगा वो, मतलब जैसे कि आप पब्लिक को कैसे तो वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ होगी। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? खुले बाजार की क्रिया है। देखो खुले बाजार की क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अधिक्य मांग का केस है। कौन सा सिनेरियो है इकोनॉमी के अंदर? अधिक्य मांग का। तो वहाँ पर क्या होता है कि कहीं नहीं अधिक्य मांग का मतलब ये कहीं नहीं कि मैसेज आता है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगा, मतलब जो आरबीआई होता है, वो सोचता है कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, तो उस पब्लिक को पैसे को खींचना होता है। तो पब्लिक के पैसे को कैसे खींचेगा? मतलब जो वहाँ पर क्या करेगा कि आरबीआई क्या करेगा, जो भी मार्केट के अंदर, उस मार्केट के अंदर जो भी मतलब गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो भी थे, उनको क्या करेगा कि अपने जो मतलब आप कैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनको सेल कर देगा। सेल क्या कहेगा कि आप ये लो, इसको पकड़ो और इसके बदले में हमें क्या पैसे के फॉर्म में हमें मतलब पैसा दो, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ है ना, कभी भी कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक उन आरबीआई की गाइडलाइन को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक किया तो क्या कर देगा आरबीआई? उसके जो लाइसेंस होगा उसको कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि खुले बाजार की क्रिया में क्या करेगा कि पहले तो क्या करेगा आरबीआई, जितने भी उसके पास डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह जो भी होते हैं, वो कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट वगैरह को बेच के वहाँ से उनके पैसे को खींच लेगा। अब जब उनके पैसे को खींचेगा तो उसके पास पैसे की अमाउंट, मतलब जो पैसे की मात्रा होगी क्या होगी? कम होगी। और कम होने के कारण क्या होगा कि पब्लिक को क्या होंगे? कम से कम पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा
बार आपने देखा कि दोनों एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के केस में कैसे कैसे कंट्रोल होता है। तो अब फाइनली क्या होता है, मेन जो आपका क्वेश्चन उठ के आएगा ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिपरेशन करनी है, इसको और मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में बस समझना क्या होता है, गुणात्मक उपाय, ठीक है। पहला क्या, सीमांत आवश्यकता है। देखो सीमांत आवश्यकता मतलब आप कह सकते हो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्या है। अब जैसे कि मान लेते कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास गया है, उसको कहता है कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। क्या चाहिए, 10 लाख। आप भी कहोगे सर कितना बड़ा अमाउंट बता रहे हो, कोई नहीं, देखो बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है। अगर नॉर्मली इंसान के लिए देखा जाए तो 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो, वो 2-4 शादियाँ कर सकता है, मतलब कि घर में 2-4 शादियाँ करवा सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, जैसे मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति अगर वो 10 लाख का लोन लेने आ रहा है, तो उसे क्या होगा, कमर्शियल बैंक ना पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगा। क्या होगा, पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसे भी तो रिटर्न चाहिए होता है। तो अब वहाँ क्या करेगा कि जो उसको लोन दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि 10 लाख का ले तो उसको 8 लाख 9 लाख कर देगा, मतलब वहाँ पर कुछ हिस्सा भी क्या मार्जिनल के रूप में क्या होता है कि अपने पास वो क्या कर लेगा, उसको रख लेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहते हैं कि साख राशि। अब देखो साख राशि के सुनकर थोड़ा सा आप लोगों को हंसी आएगी, क्यों आएगी, थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। तो साख राशि का मतलब क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। अब मैं बोलने वाला नाम सुना, सो आपने सुना होगा सट्टा, क्या कहते हैं, सट्टा। अब कहोगे ये, अब जैसे IPL ड्रीम 11 में खेलते हैं, अरे वो छोटा मोटा नहीं, बड़े वाले सट्टे, जैसे आपने देखा IPL वगैरह में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारे इकोनॉमी के अंदर इलीगल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है। जब वो इलीगल एक्टिविटी होगी ना, तो उससे क्या होगा कि मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारे देश में जो RBI वगैरह, उसके लिए भी फंडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, उसके लिए भी फंडिंग करवाते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता रहे। तो अगर देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए जो भी पैसा वहाँ पर फंडिंग की जा रही है, उसको अमाउंट को कर देगी, डिक्रीज कर देती है। क्या कर देगी, डिक्रीज, जिससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कम पहुँचे और उनके द्वारा डिमांड कम हो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नैतिक दबाव। क्या, नैतिक दबाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना, जैसे कि अब एक कह सकते हो कि एक मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो कि जो RBI होता है ना, RBI की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, तो उन कॉमर्शियल बैंक को क्या करें, उनकी कोई भी नीड्स, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो और इसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक उनकी बातों को नहीं मानता, उनकी गाइडलाइन को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो RBI क्या करता है, उसके लाइसेंस वगैरह को क्या मतलब वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी, आप कह सकते हो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो वो क्या कर देता है, इसमें आपको RBI नैतिक दबाव के द्वारा क्या करता है कि जो मतलब इन दोनों चीज़ों को भी क्या कंट्रोल करता है। मतलब वो इसमें बताता है कि कोई भी कमर्शियल बैंक को किस व्यक्ति को पैसा दिया जाना चाहिए, ठीक है, किसको कितनी मात्रा में, वो सारे के सारे जो देख रेख होती है, या गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उसको सारे के सारे मेंटेन करने का काम किसका होता है, RBI का होता है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो आप लोग एक बार क्या कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या हो कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।